हेलो 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 दोस्तों। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर सीरीज़। इस वीडियो में हम कर रहे होंगे टाइप 1 एमसीक्यूज़, टाइप 2 एमसीक्यूज़ और मैच द फॉलोइंग। और भी जो रिलेवेंट पॉइंट्स होंगे जो आपके नोट्स में मिसिंग है मुझे पता है, और जो रिलेवेंट ट्रिक्स होंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए आप एक खाली पन्ना लेके अपने साथ बैठे और जो भी आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, आप उसको नोट डाउन कर लें और बाद में आपने उसको नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर वैसे ही उसको रिवाइज करके वो पन्ना आप वापस साइड कर सकते हो। और एक दूसरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक काम करें, ये वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने कोचिंग में, हर जगह शेयर करें, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचेगी मेरे को उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और ऐसे ही नई नई वीडियोस लेके आता रहूँगा और ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी रिजॉल्विंग दी एनसीईआरटी सीरीज़। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि कंसिडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये 4 स्पीसीज है हमारे पास, और द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ देयर रेडियाई इज। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक छोटा सा इन्फो अपने नोट्स में लिखेंगे कि जब प्लस बढ़ता है तो जेड इफेक्टिव, आई ई ए और आई ई सब बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करता है। यानी आप बेसिकली इसको ऐसे याद रख सकते हो कि प्लस बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा एटॉमिक रेडियस को छोड़ के। और ये चीज़ वैलिड होती है सेम एटम्स के लिए और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के लिए। तो ये दो जगह हमेशा वैलिड है, और ऐसे आपको बहुत सारे सवाल देखने मिल जाएंगे जो सिर्फ ए वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे, तो इसको आप लिख के रख लें। सिमिलरली यहाँ जो है ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, इनमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो अब यहाँ हमको देखना है कि प्लस बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस हमारा जो है वो डिक्रीज करेगा, तो अगर माइनस चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा। तो जिसका माइनस चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। और उस हिसाब से हम देखें तो हमारा ये देखिए, ये वाला जो ऑप्शन है उसमें -2 है, फिर -1 है, फिर +1 है और फिर +2 है। तो यहाँ माइनस चार्ज बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। वैसे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे, इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। तो इसमें भी दो चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि एक्टिनॉइड्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेके 103 तक, और जो लेंथेनॉइड्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर होता है 57 से लेके 71 तक। तो जो देखिए बाकी जो 3 ऑप्शन है 96, 98, 92, ये 90 से 103 के बीच में लाए करते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp-df ऑर्बिटल ऑन इट्स आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पहले क्या होता है ये हमको जानना चाहिए। तो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस होता है और उसके चारों अराउंड हमारे सेल्स होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनर वाले, अगर कोई बाहर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई वैलेंस सेल में आना चाहे तो ये उसको रिपेल करते हैं। यानी कि न्यूक्लियस तो इसको अट्रैक्ट करता है, पर जो ये इनर वाले हैं ये इसको रिपेल करते हैं। तो इस इफेक्ट को ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। तो जो पहले से है यानी कि जो सबसे इनर में होंगे दैट इज एस वाले, वो सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से। तो इसीलिए स्क्रीनिंग इफेक्ट एस का सबसे ज़्यादा होता है, देन पी का, देन डी, देन एफ। तो ऐसे ये क्वेश्चन का हम आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Na, Mg, Al एंड Si आर इन ऑर्डर ऑफ। तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर लिखते टाइम दो चीज़ों का ध्यान रखना रहता है कि जो S2 कन्फिग्रेशन होती है और जो P1 कन्फिग्रेशन होती है उनका ऑर्डर हमको चेंज करना होता है, और जो P3 होता है और P4 होता है उसका ऑर्डर हमको चेंज करना होता है। और बाकी लेफ़्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज़ होती है, ये चीज़ आपको पता है। तो इसमें अगर हम लिखें ऐसे Na, Mg, Al और सिलिकॉन, ये लेफ़्ट टू राइट का ये हुआ, और इसका नॉर्मल ऑर्डर हमारा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज़ होगा। पर चूंकि हमको पता है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन S2 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन P1 है, तो हम इन दोनों की ऑर्डर को एक्सचेंज करेंगे। यानी जो S2 और P1 है उसको वो एक्सचेंज करते हैं, तो उस हिसाब से आपका जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर ये आएगा। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ गैडोलिनियम इज। तो ये चीज़ को आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सीधे याद होना चाहिए। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, आपको सीधे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है।
मैं आंसर टिक कर दिया, दैट इज़ 4f7, 5d1 एंड 6s2। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो लेंथेनोइड्स होते हैं, 3 ही लेंथेनोइड्स ऐसे हैं जिनमें 3 लेंथेनोइड्स ऐसे हैं दोस्तों जिनमें 5d1 कॉन्फ़िगरेशन आता है, बाकी किसी लेंथेनोइड्स में 5d1 कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है। तो यही 3 के पोटेंशियल सवाल आपसे बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछने वाले। तो ये चीज़ को भी आप नोट डाउन करके रख लें और इसको याद करने की कोई सी भी आप ट्रिक बना लें, जैसे ये 3 लेंथेनोइड्स आपको हमेशा याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी वो कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ये सही है। नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेस इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स, ये भी सही है। फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द 3d ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p एंड बिफोर 4s, नहीं ये स्टेटमेंट हमें गलत दिख रहा है, क्योंकि जो ऑर्डर होता है फिलिंग का वो होता है 3s, 3p, 4s एंड देन 3d। क्योंकि जब हम फिल करते हैं, जैसे हम स्कैंडियम का करते हैं, तो पहले हम 4s2 करते हैं फिर 3d1 करते हैं, यानी 4s पहले फिल होता है, तो इसीलिए नॉट करेक्ट पूछा है, तो हमारा आंसर ये जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन इलेक्ट्रॉन गेन, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर पूछा है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो हैलोजेंस होते हैं उसमें एक तो एक्सेप्शन है, यानी कि क्लोरीन का जो EN होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो क्लोरीन का जो EA होता है वो सबसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो इसका आंसर पहले क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन उसके बाद ब्रोमीन और देन आयोडीन, ऐसे आएगा। और आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि क्लोरीन का जो EA होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होता है मैक्सिमम, और फ्लोरीन का सेकंड मैक्सिमम होता है। तो आपको कोई दूसरे क्वेश्चन में भी क्लोरीन या फ्लोरीन देखे तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमेशा ऊपर ही आएंगे। तो इस हिसाब से हमारा आंसर ये चले जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड नंबर इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू, यानी पीरियड नंबर किसके बराबर होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? नहीं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बराबर नहीं होता। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन ए पीरियड? नहीं, उसके बराबर भी नहीं होता है, क्योंकि जिंक तो थर्ड पीरियड का है पर उसका एटॉमिक नंबर तो 30 है। मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द पीरियड? हाँ, ये आंसर सही है, क्योंकि जैसे 7th पीरियड में मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 7s होता है, तो उस हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट हमारी सही होती है और इसका आंसर यही जाएगा। The elements in which electrons are progressively filled in 4f orbital are, तो 4f ऑर्बिटल में फिलिंग ऑफ एलिमेंट्स चालू होती है, तो वो बेसिकली हमारे लेंथेनॉइड सीरीज वाले होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो सारे नहीं हो सकते हैं 4f वाले। तो जो लेंथेनॉइड्स होते हैं f ब्लॉक में या तो लेंथेनॉइड्स आएंगे या तो एक्टेनॉइड्स आएंगे, और 4f और 5f होता है। तो 4f का जो होता है वो लेंथेनॉइड्स के लिए होता है और 5f जो होता है वो एक्टेनॉइड्स के लिए होता है। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ गिवन स्पीसीज, तो इसमें वापस से हम वो देख सकते हैं, वही चीज़ हम लगाएंगे कि प्लस बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा AR को छोड़ के, यानी AR डिक्रीज होगा बाकी सब चीज़ इंक्रीज होगा। तो उसमें सिमिलरली जो माइनस चार्ज है उसका एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, तो उससे हमारा आंसर ये आ जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि ऑक्साइड आयन के फॉर्मेशन में पहले एक एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, देन एक एंडोथर्मिक स्टेप होता है। अब यहाँ आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो फर्स्ट EA होता है किसी भी एलिमेंट का, वो ऑलमोस्ट यानी मैक्सिमम टाइम में जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, सिर्फ 4 जगहों को छोड़ के। इसके 4 वो एक्सेप्शंस हैं, दैट इज़ नोबल गैस, और सेकंड A के एलिमेंट्स दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और तीसरा जो है हमारा नाइट्रोजन, और तीसरा हमारा हो गया नाइट्रोजन, और चौथा है कि जितने अनायंस होते हैं, इन सब का अगर हम देखें तो इन सब का एंडोथर्मिक होता है फर्स्ट EA। और जो सेकंड EA होता है दोस्तों, जो सेकंड EA होता है वो हमेशा ही एंडोथर्मिक होता है, यानी कि पहली बार अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो एनर्जी रिलीज भी कर सकता है, एनर्जी ले भी सकता है, लेकिन जब दूसरी बार अगर उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, नोट करके रख लें। अब क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि भले ही देखो अगर O2 माइनस हम कर देंगे तो वो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन पे पहुंच जाएगा, यानी वो भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये अनफेवरेबल क्यों होता है? तो ऑप्शंस पढ़ के हम समझेंगे कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट इन लार्जर साइज ऑफ आयन, तो इस पर हम सोच सकते हैं। फिर नेक्स्ट है
इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेट द स्टेबिलिटी गेन बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, यानी कि हम यहाँ पे दोनों कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें आपको दे दी गई है कि जो हम ऑक्सीजन में नया इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे वो रिपेल करेगा, तो फिर जो स्टेबिलिटी गेन हुई है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से वो स्टेबिलिटी से ज़्यादा ये रिपल्शन होगा, तो वो स्टेबल तो रहेगा नहीं, तो इसलिए वो चीज़ नहीं बनती है। तो इसका आंसर ये जाएगा। तो दोस्तों अब एक बड़ा सा पैराग्राफ हमारे सामने आया है, उसको हम पढ़ के देखेंगे कि क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है भी या नहीं। तो मैंने तो वैसे देखा था इसको पढ़ के, मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक है। ये नीचे के क्वेश्चंस के आंसर हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको बिना पढ़े, तो सीधे क्वेश्चंस देख लेते हैं, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। जो पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 57 बिलोंग्स टू, तो 58 से आपको पता है लेंथेनॉइड सीरीज चालू हो जाती है, तो जो 57 होगा वो कहीं ना कहीं डी ब्लॉक में ही होगा, तो इसका आंसर डी ब्लॉक जाएगा। फिर नेक्स्ट है द लास्ट एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक इन 6th पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, तो आपको यहाँ सीधे दिख रहा है कि 6th पीरियड में होना चाहिए, यानी कि 6s तो होना ही चाहिए उसमें, और लास्ट एलिमेंट पी ब्लॉक का पूछा है यानी कि वो पूरा फिल होना चाहिए, तो 6p6 भी उसमें होना चाहिए। तो हम देखेंगे तो 6s2 और 6p6 यही हमारा ऑप्शन है, तो यही जाएगा हमारा आंसर। विच ऑफ द एलिमेंट्स whose atomic number are given below cannot be accommodated in the present setup of long form periodic table, यानी अभी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कौन सा एलिमेंट को हम सेटअप नहीं कर सकते, 107, 118, 126 या फिर 102। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 118 तक की तो जगह हमारे पीरियोडिक टेबल में है, उससे आगे की नहीं है, तो इसका आंसर 126 जाएगा। हाँ, और इससे एक और चीज़ याद आया कि इसमें एक लाइन बस काम की है, इसको आप यहाँ से ध्यान रखें कि द 7th पीरियड इज स्टिल इनकम्प्लीट, यानी 7th पीरियड जो हमारे पीरियोडिक टेबल का है वो अभी इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ही अगले क्वेश्चन की। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट विच इज जस्ट अबव द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 43 इन द सेम ग्रुप इज, हाँ तो इसमें थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी कि 43 वाला एलिमेंट कहाँ आएगा पहले आपको निकालना पड़ेगा, फिर वो एलिमेंट के ऊपर कौन सा एलिमेंट आएगा वो आपको निकालना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे 18 का डिफरेंस आता है तो 43 में से आप माइनस करेंगे 18, तो दैट इज़ 25, और 25 का तो आपको याद होगा उसके ऊपर कहीं पूछा 25 इज़ मैंगनीज़, तो मैंगनीज़ का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहे हैं हमसे बेसिकली ये, तो मैंगनीज़ का कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेल का अगर आपको याद हो 4s2 3d5 होता है, तो 4s2 3d5 यहाँ आंसर में आपको मिल जाएगा सबसे पहले ही ऑप्शन में, तो यहाँ से हमारा आंसर ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है एंड द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 35, 53 एंड 85 ऑल आर, तो इसमें देखो हमको अपनी थिंकिंग स्किल थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी। अब हम ऐसे पूरा क्वेश्चन पढ़ के ब्लैंक नहीं हो जाना है हमें, क्वेश्चन पढ़ा फिर हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि जो 36 होता है, लाइक जो 36 होता है, 54 होता है और 86 होता है, ये सारे तो नोबल गैस है, और ये जो नंबर दे रखे हैं ये उनसे एक एक कम है, यानी कि ये नोबल गैस के जस्ट बगल में आएंगे, तो दैट इज़ क्या हो सकते हैं, ये है हैलोजेंस, हमारे नोबल गैस के जस्ट बगल में हैलोजेंस ही आते हैं। तो हमारा जो आखिरी सवाल है ये टाइप 1 का, वो हम देख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आपसे पूछा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कौन करना चाहेगा। तो जो ऑप्शन ए है हमारा इसमें 2s2 2p6, यानी कि ऑलरेडी फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में तो ये नहीं करना चाहेगा, इसका हम मिनिमम ले सकते हैं। जो ऑप्शन डी है हमारा वो 2s2 2p5 है, यानी इसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो इसका मैक्सिमम होगा ये ऑर्डर में। फिर बचा हमारा ऑप्शन बी और सी, तो जो ऑप्शन सी है वो 3rd पीरियड का है, जो ऑप्शन सी है वो 3rd पीरियड का है, और ऑप्शन बी जो है वो 2nd पीरियड का है। और हमको पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा जो ये होता है वो डिक्रीज़ होता है, यानी कि जो सेकंड टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा ये डिक्रीज़ होता है, यानी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा देन सोडियम, तो 2nd पीरियड वाले का ज़्यादा होगा देन 3rd पीरियड, तो उसके बाद यहाँ पे 3rd पीरियड वाला आ जाएगा हमारा दैट इज़ सी, और उसके बाद हमारा 2nd पीरियड वाला आ जाएगा दैट इज़ बी। तो इससे हम इसका आंसर कर सकते हैं। अब हम जंप करते हैं टाइप 2 वाले एमसीक्यूज़ पे, और टाइप 2 वाले जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनका मल्टीपल करेक्ट आंसर होता है। तो ऐसे नीट में तो सवाल आते नहीं है मल्टीपल करेक्ट वाले, पर नीट में ऐसे 4 स्टेटमेंट देके तो पूछते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ए एंड बी, ए एंड सी, ऐसे करके, तो उन सब सवालों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको काफ़ी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे कि कैसे इनमें हमें अपना दिमाग लगाना है। सो अब जो टाइप 2 है, सबसे पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो कोवेलेंसी ग्रेटर देन 4, तो जो 2nd पीरियड वाले होते हैं उनकी कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 होती है, उससे ज़्यादा नहीं दिखा सकते। तो 2nd पीरियड वालों को हम इसमें से हटा देंगे, दैट इज़ बोरोन और बेरिलियम, और जो आंसर होगा हमारा 2 और 3 हो जाएगा हमारा आंसर इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो एक लैंग्वेज दे रखी है जो हमको उतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पर इतना हम देख सकते हैं कि दोज एलिमेंट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम ऑन हीटिंग इन इट,
विच रिक्वायर लो एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होगा वो कलर इम्पार्ट करेगा हीटिंग करने पे। फिर हमसे पूछा गया है कि द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, यानी कौन से ग्रुप के एलिमेंट, ग्रुप नंबर हमको बताना है। ये हमारा जो है ये एलिमेंट नंबर नहीं दे रखा है, हमको ग्रुप नंबर दे रखा है। हमको यही देख के बताना है कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स जो है वो कलर इम्पार्ट करेंगे फ्लेम को। तो आपको सॉल्ट एनालिसिस में ये तो पढ़ना भी है। तो बेसिकली लो आई किसकी होगी, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होगी, लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होगी जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा लेफ्ट पे होंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट पे जाने पे आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। तो सबसे लेफ्ट पे आते हैं हमारा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, दैट इज हमारे एस ब्लॉक वाले, और इनका ही कलर होता है। और आप लोगों से एक सवाल और है, आप हमको लिथियम का कलर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि लिथियम का कलर क्या होता है। तो इसका आंसर हमारा जाएगा ग्रुप 2 और ग्रुप 1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस कंटेन एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो एस ब्लॉक वाले होते हैं और जो पी ब्लॉक वाले होते हैं। अब इसमें आपको एटॉमिक नंबर खोज कर रख लेना है कि कौन सा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वाला, और इससे आपको आंसर खुद ही आप इसको कर दोगे, इसको बताने का कोई फायदा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट ऑफ देयर ग्रुप। तो लैंग्वेज देख रहे हो दोस्तों, कितनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो ये है कौन सा इनमें से अपने ग्रुप वाले से जल्दी एक एलिमेंट गेन करेगा, सॉरी अपने ग्रुप वाले से जल्दी एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो पहला हमारा है सल्फर, सल्फर ऑब्वियसली जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेगा। देन ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन क्यों नहीं करेगा, इसका रीज़न ये होता है कि ऑक्सीजन का होता है स्मॉल साइज, और ऊपर हमने एक सवाल भी किया था अभी कि ऑक्सीजन की सेकेंड, ऑक्सीजन क्यों O-2 नहीं बनाना चाहता है। तो ऑक्सीजन O-1 भी नहीं बनाना चाहता है वैसे देखें तो सल्फर के कंपैरिजन में, क्योंकि सल्फर का साइज़ बड़ा होता है तो उसके पास वॉल्यूम है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। पर ऑक्सीजन चूँकि सेकंड पीरियड का है तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं करना चाहता है। तो इसका एक आंसर तो हो गया हमारा सल्फर। और दूसरा आंसर आपको पता ही है कि क्लोरीन की जो ई होती है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है, तो दूसरा आंसर हमारा होगा क्लोरीन। और ज़्यादा कम की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हीलियम होता है उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाने पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो उस हिसाब से देखें तो हमारा कुछ ऐसा ट्रेंड बनना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैक्सिमम का, और यहाँ पे हीलियम ही होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में, तो हीलियम की मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। इसका आंसर तो आपको समझ आ गया, 1 और 4 जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, और इसमें वो लाइन है हीलियम हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये बिल्कुल सही बात है, करेक्ट ही पूछा है, हाँ तो ये हो जाएगा। क्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन फ्लोरीन, ये तो गलत है, मैं कब से चीख के बता रहा हूँ कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मरकरी एंड ब्रोमीन आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये भी सही है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जो अगला, इन एनी पीरियड एटॉमिक रेडियस ऑफ अल्कली मेटल इज हाईएस्ट। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ हमको स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें कौन सा रेडियस कंसिडर करना है। अगर हम वंडरवॉल रेडियस कंसिडर कर रहे होते तो हमको ये स्टेटमेंट गलत हो जाता, लेकिन जब कुछ भी ना दिया हो तो हमें नॉर्मली मान के चलना होता है कि हाँ अल्कलीज का ज़्यादा होता है, और गैस का भी हम एटॉमिक रेडियस ही तब कंसिडर कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ को करेक्ट मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ स्पेसिफाई नहीं है कि वंडरवॉल रेडियस की बात हो रही है या कोवेलेंट रेडियस की बात हो रही है, तो ये चीज़ करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक वही आपको पता है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। तो पहला अगर हम देखें Zn+2, इसमें तो 28 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और कैल्शियम+2, कैल्शियम तो फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो इसमें 28 तो होंगे नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा पहला वाला। सेकंड हम देखें K+, Ca+2, Sc+3 और Cl-, हाँ तो इस सब में 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और सिमिलरली ये भी K+, Cl-, S-2 और P-3, इन सब में भी 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करके दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा आपको, तो आपको भी ये जल्दी जल्दी देखना आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 और 3 जाना चाहिए। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विथ द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। जैसे आप देख रहे हो दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो मैं जो मेन चीज़ है उसको मैं अंडरलाइन कर ले रहा हूँ ताकि मेरे क्वेश्चन गलत ना हो, और आप भी अगर सिली मिस्टेक अवॉइड करना चाहते हैं तो आप जैसे ये नॉट एग्री है तो ये सब पॉइंट्स को आप अंडरलाइन कर ले या ऐसा सर्कल बना ले ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में रहे।
तो इसमें हम बताना है कि वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी से कौन सा एग्री नहीं करता है। यहाँ वापस वो चीज़ आ गई, प्लस बढ़ेगा तो सब कुछ बढ़ेगा ए आर को छोड़ के, यानी ए आर घटेगा। तो यहाँ माइनस जिसका ज़्यादा है उसका ए आर ज़्यादा होगा। तो ये तो पहला वाला हमारा सही है। दूसरा वाला में है कि इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जो ऑर्डर नॉर्मली तो होना चाहिए वो तो यही होना चाहिए, पर मैंने आपको फिर पहले ही ये भी चीज़ एक्सप्लेन की है। देखो एक कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे सवाल हैं कि जो S2 होता है और जो P1 होता है उनका हम इंटरचेंज करते हैं, और जो P3 होता है और जो P4 होता है उनका हम इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ P3 है नाइट्रोजन और P4 है ऑक्सीजन, तो उनके बीच का साइन हम इंटरचेंज करके ये लगा देंगे। तो इसका आंसर ये ऐसे होगा, इसीलिए ये चीज़ जो है वो गलत है। फिर नेक्स्ट है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये भी मैं आपको तब से बताया जा रहा हूँ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है। ये चीज़ आप एकदम अच्छे से याद करके रख लो, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, और हीलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है। तो ये भी चीज़ हमारा गलत है, तो ये 2 और 3 इसका आंसर चले जाएगा। और मेटालिक रेडियस तो टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रेडियस तो बढ़ता ही है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो यूनिट, यानी किसमें यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो यूनिट होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी यूनिट होता है, क्योंकि ये दोनों एंथैल्पीज हैं, और एंथैल्पीज का यूनिट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और 21 का जो फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट नहीं होता है। आपने कभी ऐसा थोड़ी सुना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 फैराडे होती है, 4 पास्कल होती है। वो बस एक नंबर है, 4 होती है, और उसको कैलकुलेट भी ऐसे ही करते हैं, तो उसका कोई वैल्यू आता नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी कोई यूनिट नहीं होता। और मेटालिक करेक्टर जो है ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही डिफाइन होता है, इसका कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं होता है, तो इसका भी कोई यूनिट नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट है आयोनिक रेडियस वेरी इन। अब आयोनिक रेडियस कैसे वेरी करता है ये भी मैं आपको तब से बता रहा था। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, मैं आपको तब बता भी रहा था, प्लस बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, लेकिन एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो डिक्रीज होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल में तो ये वेरी करेगा, ये बिल्कुल सही है। पर अब मल्टीपल करेक्टर तो नीचे वाले ऑप्शंस भी पढ़ने पड़ेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, हाँ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी उतना ज़्यादा एटॉमिक आयोनिक रेडियस हमारा बढ़ेगा, यानी जो एस ब्लॉक वाले उसको उतना ज़्यादा दूर भगाने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इसीलिए हमारा आयोनिक रेडियस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और जो आखिरी क्वेश्चन हमारा है, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल बी शोन बाय एलिमेंट। तो सबसे पहले हमको ये डिड्यूस करना है इस क्वेश्चन से कि थर्ड पीरियड और ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो ग्रुप 13 होता है ये वाला, तो और इसमें हम जो थर्ड पीरियड है, सेकंड पीरियड तो ये हो गया बोरोन का, और थर्ड पीरियड हो गया एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम की बात की जा रही है, और ये नीचे गैलियम आता है। तो सबसे पहले है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो आपको पता है एल्यूमिनियम की कॉइल्स बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होती है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो होगा ही वो। लिक्विड नहीं, ये लिक्विड आपको देखें यहाँ कन्फ्यूज़ की गई है, क्योंकि लिक्विड तो गैलियम होता है, तो ये नहीं होगा। फिर है कि सॉलिड और मेटालिक, हाँ तो एल्यूमिनियम ऑब्वियसली मेटालिक होता है और सॉलिड भी होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉलिड एंड नॉन मेटालिक नहीं, एल्यूमिनियम तो मेटल होता है ना, तो नॉन मेटालिक कैसे होगा। तो यहाँ से इसका आंसर 1 और 3। अब आखिर में कुछ मैच द फॉलोइंग होंगे, उनको हम देख लेते हैं, पर उससे पहले चलो एक और सवाल करता हूँ। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एंड नियॉन इन पिकोमीटर, द ऑप्शन गिवन बिलो एंड जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई तो हम नहीं करेंगे, हम सीधा आंसर दे देंगे। तो फ्लोरीन और नियॉन का, अब आप परेशान हो जाओगे कि यहाँ डेटा गिवन है, डेटा तो आपको याद ही नहीं है, लेकिन यहाँ आपको कॉमन सेंस लगाना है कि फ्लोरीन और नियॉन में किसका ज़्यादा होगा। तो हमें पता है फ्लोरीन और नियॉन में नियॉन का ज़्यादा होगा। तो यहाँ जो 2 ऑप्शन हैं, तो देखिए इसमें तो इक्वली दे रखा है, इसमें रिस्पेक्टिवली है, तो इसमें फ्लोरीन का ज़्यादा दे रखा है, लेकिन जो ऑप्शन 1 है उसमें फ्लोरीन का कम और नियॉन का ज़्यादा दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 ही इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग हम करने वाले थे, तो मैच द फॉलोइंग में हम देखें मैच द करेक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स। तो ये तो डेटाबेस सवाल है, ये आप मत करना है, इसको छोड़ देना। नेक्स्ट जो है मैच द करेक्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसमें मैं आपको एकदम तेज करने का एक बेसिक तरीका बता देता हूँ, इससे ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इधर से देखो कि जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, यानी जो नॉन मेटल भी है और मोस्ट रिएक्टिव भी है, यानी कि जिसकी ईए सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव ईए यहाँ आपको देखने मिल जाएगी इसकी, यानी जो 1 है वो है बी। सेकंड है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं। थर्ड है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट।
अब लीस्ट रिएक्टिव हमारे पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव वो एलिमेंट्स होते हैं जो कोई कंपाउंड नहीं बनाते, दैट इज नोबल गैसेस। और नोबल गैसेस की ई होती है हाईली पॉजिटिव। तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव किसकी है, ये रही। तो जो हमारा लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ऐसे दो आंसर्स तो हमको ऐसे ही मिल गए। फिर थर्ड वाला जो है मेटल फॉर्मिंग बाइनरी हैलाइड, यानी जिसकी जो फर्स्ट आई सेकंड मतलब वैलेंसी 2 है, यानी उसके फर्स्ट आई और सेकंड आई में कुछ ज़्यादा का आपको जंप देखने को नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर सी चले जाना चाहिए। और जो बचा हमारा वो हो गया ए, मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो उसका आंसर हो गया ए। फिर नेक्स्ट है 45 नंबर। तो इसमें भी आप डेटा देख के परेशान मत होना कि ये तो डेटा दे रखा है और पूछा है डेटा तो हमें याद ही नहीं है। इसमें भी आपको पहले ऑर्डर लिख लेना है और वो ऑर्डर से आपको डेटा को सजा लेना है। और ये क्वेश्चन हमने ऊपर किया भी होगा, अगर आपको याद हो 13 नंबर क्वेश्चन टाइप 1 का, वो सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें देखो यहाँ 2 होना चाहिए, मिसप्रिंट है। तो इसमें देखो जो 2p5 वाला है यानी जो 3 वाला है, इसको तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, यानी इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होगी। तो इसका आंसर ये चला जाएगा 2। फिर उसके बाद जो है हमारा 2p6 है, ये तो फुलफिल्ड है, इसको तो चाहिए नहीं। और नोबल गैस भी है तो इसका तो पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। फिर ये दोनों में आपको मैंने बताया था दैट इज़ ये ऑक्सीजन और Na में किसका ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो आई है वो डिक्रीज होती है। तो इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो सेकंड वाला होगा इसका हो जाएगा, सेकंड वाले का आपका हो जाएगा ए। और जो फोर्थ वाला जो फिर फोर्थ वाला होगा उसका हो जाएगा सी। तो इस हिसाब से आप इसको भी आराम से कर सकते हैं। बस यही था असर्शन रीजन को, कुछ उतना आपको इसमें 3 ही असर्शन रीजन है और असर्शन रीजन करने की आपको ज़रूरत है नहीं, कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, वैसा नीट में आएगा नहीं इतने बड़े लैंग्वेज वाले सवाल। तो इतने में हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ख़त्म कर लिया। और आप इसको अच्छे से देखना और जो आपने पॉइंट्स लिखे होंगे पेजेस पे उसको रिवाइज करना, अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। और बाकी मेरे को कमेंट में फीडबैक देना। मैं जानता हूँ मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है, मैं बहुत जगह पे बहुत सारे पॉज लिए हैं मैंने, बट फिर भी कमेंट में फीडबैक देना। धीरे धीरे टाइम के साथ मैं इसको और ज़्यादा बेटर करूँगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।